हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों ये क्लास कल पहली क्लास थी अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। और दोस्तों ये पवन सीरीज से क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें कल एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो दोस्तों आज का जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों, अभिव्यक्ति को मैंने कल वाली क्लास में बताया कि विचार होता है। विचार अभिव्यक्ति का मतलब, और मौखिक का मतलब मुंह से बोलना। मतलब आप जो टोटल इसकी इंग्लिश होती है दोस्तों। तो इसका एक मोटा मोटा अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जैसे शिक्षक क्लास में आया, कक्षा में आया, और जो अपना मौखिक विचार मीन्स मुंह से बोलते हुए विचार व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं दोस्तों। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन है को प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानो अपने हृदय के भाव का मतलब भी दोस्तों विचार ही हुआ। विचार प्रकट करने के लिए, भाव प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन मैंने मौखिक अभिव्यक्ति की बताई दोस्तों परिभाषा। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हुआ। तो जैसे इसमें है कि विचार विमर्श, वार्तालाप मीन्स बातचीत करना। विचार विमर्श में भी दोस्तों कि आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। वाद विवाद मीन्स किसी मुद्दे पे आपस में ग्रुप बना के या एक दूसरे से उस मुद्दे पे बहस करना, वाद विवाद करना। चर्चा पर चर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। मीन्स इन सब चीज़ों को जो शिक्षक या बालक या हम सभी प्रयोग करके अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं और उनकी बात हम सुनते हैं। यही एक दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। अब वो था कि भाई मुंह से बोलने वाला था मौखिक अभिव्यक्ति। अब लिखित का मतलब तो ऐसे समझ में आ रहा है कि लिखने के माध्यम से आप अपना विचार प्रकट कीजिए। इसमें है जैसे साधन बताना है आपको। तो इसमें पहला साधन इन्होंने बताया है कि सार लेखन है, फिर पत्र लेखन है। पत्र के माध्यम से भाई अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। फिर है आत्मकथा, अपनी आत्मकथा खुद लिखी जाती है। कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन, ये सब दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। मीन्स इसमें सब लिखा हुआ रहता है, उन्हीं से एक दूसरे के विचार साझा प्रकट किए जाते हैं, समझे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अक्षर का अर्थ लिखिए। कि मीन्स अक्षर का अर्थ क्या होता है। तो जो नासवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अब इसमें टुकड़ों में बताया गया कि भाई ये बना कैसे है। तो अक्षर आप अक्षर से जैसे मिलकर बना है, इन्होंने बताया। इसमें क्षर का अर्थ है नाश होना, और नासवान का मतलब हुआ कि जो नाश ना हो। तो आ का अर्थ है नहीं। भाई जैसे क्षर है का अर्थ हुआ नाश होना। अब इसके आगे आ लग गया। जैसे टूट होता है, टूट का मतलब टूट जाना। अटूट आपने सुना होगा दोस्तों ये शब्द जरूर। अटूट का मतलब बहुत गहरा, मजबूत। अटूट मतलब आ का अर्थ है नहीं होता मतलब। तो किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। जैसे का धनला कल, फिर का धनला धनमा कलम, ये दोस्तों हुआ। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। मतलब अक्षर जो होते हैं का खा गा, इनको दूसरे नाम जो इनको बोला जाता है वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। तो वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। फिर है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि शब्द की व्याख्या कीजिए। शब्द की व्याख्या, तो व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। फिर से देखते हैं इसको एक बार कि इस व्यक्ति के विचारों के प्रतीक चिन्ह मतलब संकेत, इशारा के रूप में, मतलब जो व्यक्ति के विचार हैं उसके संकेत जो हैं उसके रूप में जो उच्चारित ध्वनि है
मतलब प्रकट हो रही है, सामने वाले को बताया जा रहा है। उच्चारित मीन्स दोस्तों उच्चारित जैसे बोला जाता है, जैसे कोई आपको बताया गया, इशारा किया गया, तो यही मतलब हुआ कि दोस्तों उच्चारित वाली ध्वनियों के समूह, जो इनका एक समूह हो जाता है, अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 3 प्रकार के, एक है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य, तीसरा। अब सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य सिंपल, मतलब जैसे कि आराम खाना खा रहा, आराम खाना खाता है, ये सरल वाक्य। मिश्रित क्या है? तो दोस्तों इसमें कोई 2 सेंटेंस जुड़ जाए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों आपकी पुस्तक में भी उदाहरण दिया गया है वो हालांकि, लेकिन ऐसे हम अपने अर्थ में बता रहे हैं कि जैसे दोस्तों लंच हुआ है आपका, लंच के बाद 5वां पीरियड मान लीजिए, तो जब उसकी बेल लगती है तो सारे बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद टीचर का प्रणाम करते हैं। अब इसे एक सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? ये है मिश्रित। देखिए दोस्तों कि घंटी बजते ही अध्यापक कक्षा में आ गए, विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। यह है दोस्तों मिश्रित वाक्य। फिर दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में जिसमें सरल और मिश्रित दोनों मिले हुए हों, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण बताइए। लिखिए। तो उपसर्ग, मैं उपसर्ग प्रत्यय दोनों बता देता हूँ दोस्तों। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग होता है जैसे अपव्यय है दोस्तों, ये मैंने बताया एक सेंटेंस शब्द है अपव्यय, तो जो शब्द के आगे लगे, शब्द के आगे जैसे आप लग रहा तो ये उपसर्ग है। और जैसे प्रत्यय क्या है? ये शब्द के हमेशा पीछे रहता है। जैसे मतलब खटखटाहट हुआ, तो अट जो है खटखटाहट में ये प्रत्यय है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है दोस्तों। तो अब इसमें जो परिभाषा बताई गई ये भी देख लीजिए कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, अथवा दूसरी परिभाषा, अथवा मतलब या तो ये अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। वही बात हुई दोस्तों, जैसे मर है, इसमें आ जुड़ गया, उपसर्ग आ है इसमें, ये जो दोस्तों आ है यही है उपसर्ग, तो ये हो गया अमर, कभी न मरने वाला। फिर क्रमण है, अतिक्रमण। फिर नैतिक है, अनैतिक हो गया। न्यायालय है, आलय है, फिर न्याय जुड़ गया तो न्यायालय हो गया दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि प्रत्यय का अर्थ बताइए। मैंने बताया दोस्तों कि ये हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, खटखटाहट जैसे अट। फिर है दोस्तों प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उससे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा में कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। जैसे मैंने बताया खटखटाहट, तो खटखटाहट में आठ है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की समासिक पद किसे कहते हैं? और दोस्तों ऐसे हो जाएगा जैसे खटखट है तो खट आट हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। समासिक पद किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, मतलब कोई 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, ये बताया गया, तो उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, तो ये एक शब्द बन गया चाय नाश्ता, लेकिन अलग अलग है दोस्तों, चाय अलग है नाश्ता अलग है। फिर रोजी रोटी, फिर पढ़ाई लिखाई, तो यही दोस्तों समासिक पद। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। समास कितने प्रकार का होता है? तो समास भैया 4 प्रकार का होता है। पहला अवयवी समास, अवयवी भाव होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। हालांकि दोस्तों और भी समास इसमें 4 ही प्रकार बताया गया, द्विगु समास ये सब भी होते हैं दोस्तों, फिर भी 4 ही मानिए आप, 4 बताए इन्होंने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे मीन्स मुख्यतः दोस्तों समास 4 प्रकार के होते हैं, जो मुख्यतः 4 प्रकार के ही समास होते हैं। तो मुख्यतः में इन्होंने बताया कि 4 प्रकार के समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है दोस्तों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो दोस्तों जैसे व्यक्तिवाचक का संज्ञा, जैसे किसी का नाम लिया जाए, किसी का भी नाम लिया जाए, तो ये जैसे नदी है कोई, अब इसमें विशेष कर जैसे व्यक्तिवाचक में जैसे नदी का हम नाम ले रहे हैं, जैसे यमुना, तो यही है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
फिर जातिवाचक, जातिवाचक में नदियाँ, ये दोस्तों अब ये जाति में, क्योंकि नदी में आ गया, पुरुष किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो ये जातिवाचक। अब कौन सा पुरुष पता नहीं, अब इसी में किसी के नाम ले लें, मान लीजिए विशाल, आकाश, ये व्यक्तिवाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है जिससे जिस वाक्य या सेंटेंस में कोई, जैसे मतलब मैं उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, जैसे वह मर गया या वह बहुत परीक्षा में पास हो गया, तो ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञा इसमें प्रयोग हो रही है। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। इस सर्वनाम का अर्थ बताइए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम और छठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों कि क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, कॉमा रचना के आधार पर, कॉमा कर्म के आधार पर, रिपीट हो गया दोस्तों, कॉमा सकर्मक क्रिया तथा आक्रामक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया का मतलब जैसे सार्थक अर्थ जिससे निकले, अकर्मक का मतलब जैसे सार्थक अर्थ न निकले। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यही दोस्तों क्रिया के भेद है। फिर दोस्तों मतलब जैसे इन्होंने बताया कि कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, ये दोस्तों मुख्यतः दो ही भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। बाकी उन्होंने बताया दोस्तों फिर सकर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है। ये पहला है प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नामदत्त धातु क्रिया और चौथा दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। मतलब भेद का मतलब प्रकार भी होता है, कितने भाग हैं ये सब दोस्तों। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। दूसरी परिभाषा है दोस्तों यहाँ से, पहली परिभाषा यहाँ से है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, वही बात है दोस्तों, रिपीट हुआ है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक मोटी मोटी परिभाषा ये याद रखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सीधा दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इसका अर्थ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, प्रकार ही पूछा गया है। मोटी मोटी भाषा सुन लीजिए। गुणवाचक जिससे किसी की विशेषता का पता चले, गुणवाचक। परिमाण नाप तौल दोस्तों, संख्या 4 5 ये सब। संकेत किसी इशारा दोस्तों, किसी इशारे में कोई बात करना या चिन्ह के माध्यम से अपनी बात को प्रकट करना, ये संकेतवाचक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।